हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर 20 है। इसके पहले क्या पढ़ा आपने? जीओसी का लेक्चर नंबर 19, जिसमें क्या पढ़ा है आपने? विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में। विलोपन अभिक्रिया में विशेषकर आप क्या पढ़ने वाले हैं? अल्फा बीटा विलोपन के बारे में। जो अल्फा बीटा विलोपन है कौन दिखाते हैं, कौन कौन से यौगिक दिखाते हैं? वो दिखाते हैं एल्किल हैलाइड, और कौन दिखाता है? एल्कोहल दिखाते हैं। एल्किल हैलाइड यह अभिक्रिया, यह विलोपन अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में दिखाते हैं भाई? क्षार की उपस्थिति में। एल्कोहल हो जाए या एल्कोहलिक या NaOH को AOH कुछ भी दिया जाए तो आप जानते रहिए उसकी उपस्थिति में जो है एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया दिखाएंगे। और अगर एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल किसकी उपस्थिति में दिखाते हैं? तो एल्कोहल विलोपन अभिक्रिया को अम्ल की उपस्थिति में दिखाते हैं। और विलोपन अभिक्रिया का या अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? मुख्य उत्पाद होता है एल्कीन, मतलब मुख्य रूप से एल्कीन ही बनता है। विलोपन अभिक्रिया में क्या बनते हैं? एल्कीन। तो E1 E2 ऐसा पढ़ा है आपने कि विलोपन अभिक्रिया कितने टाइप की है? E1 E2 E1 CB है। E1 अभिक्रिया जैसे SN1 होता है वैसे ही E1 होता है, ठीक है। E1 अभिक्रिया में जो है पहले स्टेप में क्या बनता है? मान लीजिए एल्किल हैलाइड दिखा रहा है। एल्किल हैलाइडों में अगर आप E1 अभिक्रिया को देखेंगे तो सबसे पहले क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है, X निकल जाता है, कार्बोधनायन बनता है। ये स्लो स्टेप होता है, ये स्टेप स्लो होता है, RDS होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है? अगर आप एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कार्बोधनायन से बीटा H निकल जाता है, बीटा H निकल जाने के बाद क्या बनता है? एल्कीन बनता है। ये मैकेनिज्म है। E1 का मैकेनिज्म ऐसे ही होता है कि सबसे पहले X निकल जाता है, कार्बोधनायन बनता है। अब उस कार्बोधनायन को अगर आप एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कार्बोधनायन से बीटा H निकल जाता है, बीटा H के निकल जाने के बाद बीटा H प्लस के निकल जाने के बाद एल्कीन बनता है। और मैंने आपको बताया है कि अगर आप E1 अभिक्रिया करते हैं तो वहां SN1 अभिक्रिया भी होती है। E1 और SN1 दोनों साथ में होते हैं और SN1 के चांस ज्यादा होता है, SN1 उत्पाद ज्यादा बनता है, E1 उत्पाद कम बनता है। ये सब चर्चाएं आपको की गई, ये सभी बातें आपको बताई गई हैं। और कुछ रिएक्शंस कराए गए हैं, कुछ रिएक्शंस घर के लिए भी आपको दिए गए थे। कुछ 2-3 रिएक्शन आपको घर के लिए दिए गए थे, तो वही यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। उसी रिएक्शन को यहाँ अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो ये आपका क्या है? ये एल्किल हैलाइड है, इनमें विलोपन दिखाना है, E1 दिखाना है और SN1 दोनों प्रोडक्ट बनाने हैं। E1 का प्रोडक्ट और SN1 का प्रोडक्ट, दो और रिएक्शन है, ये भी दिए गए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर SN1 प्रोडक्ट बनाना हो, E1 प्रोडक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हल्का सा मैकेनिज्म इसका कर लिया जाए, इसको Br को निकाल लिया। चाहे E1 हो चाहे SN1 हो, पहला स्टेप तो कॉमन होता है दोनों में, Br निकलता है। एल्किल हैलाइडों में E1 SN1 दोनों का पहला स्टेप कॉमन होता है। Br निकल जाएगा, Br माइनस निकलेगा, क्या बनेगा आपको? CH3 ये मिलेगा और CH3 ये आपको मिलेगा सेकेंड डिग्री कार्बोधनायन, ये सेकेंड डिग्री है। अगर ध्यान दें आप लोग, यहां से मेथिल को यहां कर दिया जाए, अगर मेथिल को यहां ला देंगे तो ये प्लस यहां चला जाएगा और ये 3 कार्बन मिलेंगे ना इसके आसपास। जिस कार्बन के पास जो है प्लस रहेगा उसके साथ 3 कार्बन मिलेंगे, अर्थात थर्ड डिग्री का कार्बोधनायन मिलेगा। मेथिल को अगर यहाँ भेज दिया जाए तो यहाँ प्लस आएगा और थर्ड डिग्री का हो जाएगा, तो आप वही बनाएंगे। लिखेंगे आप लोग 1 to मेथिल शिफ्ट, 1 to मेथिल शिफ्ट। तो जब 1 to मेथिल शिफ्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा? CH3 यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ CH3 मिलेगा ना, CH3 ये CH3, ये कौन से डिग्री का है? थर्ड डिग्री कार्बोधनायन। अब देखो ये यहाँ तक SN1 E1 का दोनों का ये कॉमन स्टेप है। इसके बाद SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, दोनों कराना है। अगर आपने एल्कोहल लिया है वो कौन सा? एथिल एल्कोहल लिया है, ETOH, तो उस केस में जानते हैं अगर SN1 का प्रोडक्ट बनाएंगे, SN1 का प्रोडक्ट वो ज्यादा बनता है तो यहाँ पे एथिल एल्कोहल अटैक करेगा, वहां से गायब हो जाएगा, OET मिलेगा।
अगर SN1 का मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप, अगर SN1 प्रोडक्ट बनाया जाए, SN1 उत्पाद क्या मिलेगा पता है? SN1 उत्पाद मिलेगा, यहां से OET जुड़ जाएगा क्योंकि लोन पेयर है, अटैक करेगा, O पे प्लस आएगा तो O फिर H खींच लेगा, H प्लस निकाल देगा। तो अगर आप SN1 का प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, CH3 COET, ET का मतलब C2H5, फिर CH3, फिर CH, फिर ये CH3, ये CH3, ये कौन सा उत्पाद है? SN1 उत्पाद है। अभी E1 को भी बनाना है, E1 उत्पाद। तो देखो अगर एल्कोहल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, E1 का कैसे बनता है? अगर आप एल्कोहल की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे कार्बोधनायन को, ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन, बीटा, तो ये दोनों बीटा सेम है, CH3 ये थोड़ा डिफरेंट है, बीटा H को निकलना है तो बीटा H यहाँ से भी निकल सकता है, ये दोनों एक ही हैं, या तो यहाँ से निकल सकता है। तो जब यहाँ से निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, लिख दे रहा हूं मैं, E1 उत्पाद। E1 उत्पाद क्या लिखेंगे आप लोग, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, फिर क्या मिलेगा, CH, CH3, CH3। इसके बाद दूसरा चांस क्या है, यहां से H निकल जाए तो प्लस ये मिलेगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड, इसको CH3 कर लेंगे, C H नहीं रहेगा, H निकल चुका है, CH3 CH3। अब देखो अब सेटजेफ का प्रोडक्ट बनाएंगे भाई, सेटजेफ ने क्या बताया था, अगर E1 अभिक्रिया होती तो वहां पे सेटजेफ का नियम लग जाता है। सेटजेफ के अनुसार कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा, E1 से एल्कीन मिलना है भाई, E1 का उत्पाद एल्कीन होगा, कौन सा एल्कीन ज्यादा बनेगा, जिसके पास अल्फा H की संख्या ज्यादा रहे। तो देखो यहां देखेंगे अल्फा H, ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली दो कार्बन है, दो कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो देखो इसके पास 3 अल्फा, भाई ये अल्फा है कार्बन है, तो कुल मिला के 4 अल्फा H हो जाएंगे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, क्या हो जाएगा 12 अल्फा हाइड्रोजन। ये ज्यादा बनेगा वो कम बनेगा, आप इसको लिख सकते हैं क्या, ये ज्यादा बनेगा ये कम, इसको आप बोलेंगे ये माइनर अल्प होगा और ये क्या होगा, मेजर होगा, मुख्य होगा। मुख्य E1 का मुख्य ये होगा, अगर तीनों को मिला के बोलेंगे तो ज्यादा ये बनेगा, मतलब अगर तीनों भाई, एक SN1 बनेगा, 2 E1 बनेंगे, एक SN1 प्रोडक्ट मिलेगा, 2 E1 प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर SN1 की बात करेंगे तो हमेशा ज्यादा बन नहीं करता है, लेकिन अगर आप विलोपन को फोकस करें, सेटजेफ किसको बोलता है, विलोपन को फोकस करता है, तो विलोपन में मुख्य कौन बनेगा, ये क्या है, इसको बोल सकते हैं हाफ मान उत्पाद, हाफ मान उत्पाद। ये कौन सा है, सेटजेफ, अंग्रेजी में से लिखते हैं सेटजेफ उत्पाद। एक अगला रिएक्शन है, देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये रिएक्शन आपके सामने है, इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका, ये मान लीजिए ये रिएक्शन है, ये Br है, CH3OH है, गर्म किया जाए तो SN1 का प्रोडक्ट बनाना है और E1 का प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो सबसे पहले हल्का सा SN1 बनाना है और क्या बनाना है, E1, दोनों में बना के लिख दे रहा हूं, हल्का सा पहले समझ ले, उसके बाद बना लिया जाए। देखो यहां सबसे पहले Br निकलेगा, Br माइनस निकल जाएगा, क्या मिलेगा, Br माइनस माइनस हो जा रहा है, निकल जा रहा है, आपको मिलेगा ये, यहां प्लस मिलेगा, ये कार्बन ही, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब ये कार्बन सेकेंड डिग्री का है और आपको पता होना चाहिए इसके पास H है ना भाई, इस कार्बन के पास दो कार्बन है तो H भी होगा, वैलेंसी कैसे पूरी होगी, H होगी, तो वहां से H को शिफ्ट करेंगे आप, मिथिल को नहीं भेजना है, किसको भेजना है, H, तो H को शिफ्ट करेंगे, लिख सकते हैं आप लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट लिख लेंगे,
मिलेगा क्या आपको? आपको इस प्रकार से मिलेगा। मान लो ये चला आया, एच को क्या लिखना है, बस यहाँ प्लस ये आ गया, आप एच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एच को जानते रहो है। अब ये थर्ड डिग्री मिल गया, तो ये SN1 हो चाहे E1 हो, इतना सबका होता है, कार्बोधान मिलता है, शिफ्टिंग वगैरह होती है। अब देखो यही SN1 का प्रोडक्ट बनाया, यही E1 का प्रोडक्ट बनाया। जब SN1 का प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे O मेथिल मिलेगा, OCH3। SN1 उत्पाद क्या मिलेगा? OCH3। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे? अगर यहाँ पे OCH3 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे ये कौन सा उत्पाद होगा? SN1 उत्पाद मुख्य रूप से बनता है। अब देखो E1 का क्या बनेगा? देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, और ये है, ये भी बीटा है। इसके पास एक एच है, आप जानते रहिए, और इनके पास भी एच है। CH3 होगा ना, CH3 होंगे, ये भी CH3, ये भी CH3, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। इसके पास एक एच, इसके पास 3 एच। तो या तो यहाँ से एच निकलने का चांस है, ये दोनों बात एक ही है, ये भी CH3, ये भी CH3, ये दोनों सेम है, ये थोड़ा डिफरेंट है। एक बार एच यहाँ से निकलेगा, एक बार एच यहाँ से निकलेगा, एक बार एच यहाँ से, एक बार एच यहाँ से। तो पहले यहाँ से निकाला जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा आपको CH2, ये ऐसे डबल, सीधा नॉर्मल दिखा लें आप लोग, ये डबल बॉन्ड मिलेगा। कैसे दिखाते हैं? ये CH3 आपका है, आप इसको ऐसे बना लेंगे यार, ऐसा बना लो, और डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा, ये से निकलेगा ना, इसके भी डबल बॉन्ड मिलेगा, और दूसरी बार इसके बीच मिलेगा। दूसरा क्या है? ये E1 वाली बात हो रही है, प्लस, मतलब कुल मिला के 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार यहाँ डबल बॉन्ड हमको मिलेगा ना, ये डबल बॉन्ड रहेंगे। अब अल्फा एच की संख्या गिने आप, देखो ये भाई, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो हो जाएंगे 3 तरीका 9 अल्फा एच। और यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के भी डबल बॉन्ड है, ये अल्फा होगा और ये अल्फा, तो एक यहाँ होगा, नहीं, 2 होंगे, 2। बस जानते रहो कौन ज्यादा कौन, बस लिख दो ऐसे ही, ये बोल देंगे ये E1 है, अल्प E1 है, E1 का अल्प उत्पाद है, और ये E1 का क्या है? मुख्य उत्पाद, मुख्य E1 उत्पाद बोल सकते हैं आप लोग। और ये अल्प है, ये कौन सा है? ये आपका सिडजेफ उत्पाद है, ये कौन सा है? हाफमान उत्पाद है। छाप लें आप। एक और रिएक्शन है, उसको करा रहा हूं। अच्छा देखो ध्यान से, ये रिएक्शंस और हैं, इनके मैकेनिज्म किया जाए, इनको पूरा किया जाए, कैसे होंगे, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे ना। यहाँ कोई शिफ्टिंग होगा नहीं भाई, ये तो भाई आपका मिला है ना, ये कार्बोधान मिलेगा, यहाँ शिफ्टिंग हो ही नहीं करेगा। तो अगर ध्यान दें आप लोग, अगर आपको SN1 प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पे क्या लाएंगे? OCH3 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा SN1 उत्पाद। और अगर E1 प्रोडक्ट बनाना है तो एक ही बनेगा E1, यहाँ पे एक ही E1 मिलेगा आपको। और यहाँ पे सेटजेफ का नियम वगैरह नहीं लागू होंगे। सेटजेफ का नियम कब लागू होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा एल्कीन मिले, उनमें ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे जो मिलेगा, अगर आप SN1 उत्पाद की बात करें तो ये मिलेगा, ये SN1 उत्पाद है। और ध्यान दें, अगर E1 उत्पाद की बात करें तो यहाँ से H को निकाल दें, क्या मिल जाए आपको? ये आपका होगा E1 उत्पाद, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये फर्स्ट डिग्री मिलेगा भाई, तोड़ो ना आप, ऐसा सीधा लिख लो कि 1 2 मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसे तोड़ दिया मैंने, फिर मेथिल शिफ्ट होकर करते आप लोग, यहाँ से इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 2 मेथिल शिफ्ट। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, या क्या मिलेगा, क्या कौन सा कार्बोधान मिलेगा? CH3, C पे यहाँ प्लस आएगा, CH3, CH2 रहेगा, Br को हटाएंगे, वहां CH3 ले जाएंगे आप भाई, यहाँ CH3 आएगा ना, इस कार्बोधान के पास, इसके पास CH3 आएगा, और यहाँ से प्लस चला जाएगा,
ये आपको मिलेगा 3rd डिग्री कार्बोधनायन। अगर देखो इसका SN1 उत्पाद बनाना है तो यहाँ पे लाके उस CH3 को जोड़ देंगे आप लोग, हो जाएगा SN1 उत्पाद। CH3 C, इधर ला लेंगे ओ CH3 को, CH3 CH2 CH3, ये आपका है SN1 उत्पाद। E1 की बात करें, अगर E1 की बात करें, देखो ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा, यहाँ से H निकलने के चांसेस हैं एक बार, और एक बार यहाँ से H निकलने के चांसेस। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3, फिर CH2 CH3 प्लस कर लेंगे आप लोग, फिर प्लस क्या मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर CH3। बताइए मुख्य E1 कौन होगा, ये मुख्य E1 होगा ना। E1 उत्पाद अल्प लिख सकते हैं, अल्प E1 वाला है, और ये कौन सा है, मुख्य E1। ये हाफमैन प्रोडक्ट है, ये सेडजेफ प्रोडक्ट है। कभी कभी ध्यान दें आप लोग, कभी कभी क्या होता है, विशेष रूप से हाफमैन प्रोडक्ट को ही मुख्य बनाया जाता है। जैसे अभी तो आप जान रहे हैं कि जिसके पास अल्फा एच की संख्या ज्यादा है वो सेडजेफ वगैरह। सेडजेफ का नियम लागू कब होता है, जब क्षारक सूक्ष्म हो, छोटे आकार के। आप सूक्ष्म लिखे चाहे लिख सकते हैं छोटे आकार, छोटे आकार के क्षारकों की उपस्थिति में, छोटे क्षारकों की उपस्थिति में, छोटे क्षारकों की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों के विलोपन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से बनता है जिसके पास एल्किल समूहों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। सेडजेफ का नियम यही है कि छोटे क्षारकों की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों में विलोपन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से बनता है जिसके पास एल्किल समूहों की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। एल्किल समूह का मतलब अल्फा एच जानते हैं। लेकिन ध्यान दें, लेकिन अगर यही बड़ा क्षारक हो जाए, बड़ा क्षारक जैसे मान लो ये हो जाए, ये बड़ा क्षारक है, जैसे ये आ जाए CH3 CCH3 CH3, ये OH, ये आपका बड़ा क्षारक है। CH3OH C2H5OH, ये सब सूक्ष्म क्षारक है, छोटे क्षारक है। लेकिन अगर बड़ा साइज का हो जाए, बड़ा क्षारक हो जाए, बड़ा आकार का, तो उस केस में ना, अगर विलोपन का बात करें, ये समझ छोड़ो, विलोपन की बात करें तो विलोपन जानते हैं, वो ये बड़ा क्षारक वहां से H+ को निकालना ज्यादा पसंद करता है जहां भीड़ भाड़ ना हो। जैसे अगर आपने यही ये जो लिया है रिएक्शन, अगर यही आप इसको ले लें, बड़े क्षारक को यूज करें, मेथिल की जगह क्या यूज करें, बड़ा क्षारक, तो भी उस केस में, तो जानते हैं उस केस में क्या होगा कि वही सेम केस होगा, बीटा H+ यहाँ भी से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन जानते हैं ये जो है वहां से बीटा H को निकालेगा जहां से इसको जो है मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। जैसे अगर यहाँ से निकालेगा बड़ा दिक्कत होगा, इसको किनारे से लेके निकल जाएगा। अगर छोटे आकार का होगा तो वो यहाँ से निकालना पसंद करेगा, यहाँ से ज्यादा निकालेगा, इधर से कम निकालेगा। सेडजेफ का नियम लागू होगा वहां। लेकिन जैसे ही बड़े साइज का क्षारक आ जाएगा, बड़े आकार का क्षारक आ जाएगा, वो किनारे की पोजीशन से H को निकाल लेता है और वो मुख्य रूप से बनता है। ज्यादा निकालना यहाँ से पसंद करता है, यहाँ से भी निकालेगा लेकिन यहाँ से निकालना ज्यादा पसंद करेगा। ये प्रोडक्ट सेडजेफ प्रोडक्ट कम बनेगा और हाफमैन प्रोडक्ट क्या मिलता है, ज्यादा। तो अगर हाफमैन ज्यादा आपको बनवाना है तो आप क्या यूज कर लें, ये थोड़ा रट लो बस, हाफमैन ज्यादा बनवाना हो तो ये इस प्रकार का क्षारक यूज कर लें। लेकिन सामान्य केस में सब जानते रहिए, इसको भी जानते रहे, बड़ा क्षारक आएगा तो हाफमैन ज्यादा बनेगा, सेडजेफ कम। ठीक है, इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे आप, अगला रिएक्शन क्या पढ़ेंगे, एल्कोहलों में विलोपन, E1 अभिक्रिया पढ़ेंगे आप। एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया को एक और नाम से जानते हैं, एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन। अम्ल उत्प्रेरित का मतलब है अम्ल की उपस्थिति में निर्जलन कराना है। जो अम्ल यहाँ होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, जो यहाँ अम्ल यूज किया जाता है, एल्कोहलों का जो लिखा आपने, एल्कोहलों का अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन या एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया। तो अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन का मतलब यही है कि अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहलों का निर्जलन कराना है, निर्जलन कराना है, जल निकालना है।
ठीक है, होता क्या है अगर आपको समझना हो तो आप नॉर्मली ऐसा समझो कि ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, यहाँ से OH निकाल दीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नीचे बता रहा हूँ। पहले ऐसे रिएक्शन पूरा कर लो, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलता है H2SO4 की उपस्थिति में, H2O निकल जाएगा, निर्जलन का मतलब H2O निकल जाएगा, डबल बॉन्ड्स मिलेंगे आपको, एल्कीन मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा और जल ये एल्कीन मिला है। अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, मैकेनिज्म कैसे होता है तो जानते हैं, इसको ध्यान से समझें आप। मैं एक ही स्टीम पूरा करा दे रहा हूँ कि मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, तो जैसे आपने ये लिया RCHOH, इसका मैकेनिज्म थोड़ा जानते रहिए आप लोग। CH3 लिया गया और आपने क्या यूज किया है, H2SO4। क्या यूज किया है, H2SO4। H2SO4 ब्रेक होता है H+ में और HSO4- में। H+ में और किस में ब्रेक होगा, HSO4-। इसके पास लोन पेयर होता है। ठीक है, आप इसको अम्ल क्षार का अभिक्रिया मान सकते हैं कि लोन पेयर की तरफ अगर H+ जाता है तो उसको आप क्षार मान लेंगे। अगर लोन पेयर किसको अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे, H+ को, तो आप मान लेंगे क्षार है, ये क्षार है, तो इसको आप अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है और ये फास्ट मानते हैं कि अभिक्रिया कैसी होती है, हाँ, अम्ल क्षार की अभिक्रिया तीव्र होती है। और बनता क्या है पता है, ये जोड़ेगा इसको, आपको मिलेगा क्या, RCH, ऊपर प्लस आएगा, क्यों आएगा भाई, प्लस आएगा ना ऊपर, और आपको 2H मिलेंगे, ऐसा मिलेगा आपको यार, या OH2 कर लो तुम्हारा मन, आप इसको OH2 भी कर सकते, H को जोड़ेगा, वो भी प्लस आ जाएगा, फिर ये मिलेगा ना, CH3 रहेगा, ये निकल जाता है, क्या मिलता है, कार्बोधनायन। क्या मिलता है आपको, कार्बोधनायन। ये स्लो होता है रिएक्शन, जब यहाँ से H2O निकलता है, H+ को खींचेगा, ऐसा बनाएगा, O पे प्लस आएगा, H2 बनेगा, फिर यहाँ से H2O निकल जाता है, H2O निकल जाने के बाद ये जो है मिलता है कार्बोधनायन। जब मिलता है कार्बोधनायन तो अभिक्रिया कैसी होती है, स्लो होती है। ये आपका स्लो मान लिया आपको, ये स्लो स्टेप है। इसके बाद ये बचा ना HSO4-। अगले स्टेप में HSO4- आता है, इसे यही ले लिए, मैं यहाँ थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, HSO4- आता है, HSO4-, और यहाँ से ना ये अल्फा है, ये बीटा H को खींचता है, HSO4- किसको खींचता है, बीटा H को खींचेगा, फिर निकल जाएगा H2SO4, और जब बीटा H को खींचेगा तो इसके बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएंगे। इजी मैकेनिज्म है, हार्ड नहीं। RCH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा और H2SO4 निकल जाएगा। अभिक्रिया कराने के बाद वो उत्प्रेरक वही होते हैं जो अभिक्रिया को कराने के बाद निकल जाए, जिस रूप में आए हों उसी रूप में निकल जाए। ठीक है, तो H2SO4 यूज करते हैं। H2SO4 के साथ में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नोट पॉइंट, यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज कर सकते हैं, उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 अथवा H3PO4 का उपयोग किया जाता है। H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं, अगर H2SO4 ना हो तो H3PO4 की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाएगी, का उपयोग किया जाता है। लिखने फटाफट, देखो फटाफट, देखो ध्यान से आप लोग, आपने भी क्या देखा है, एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया, एल्कोहलों में जो E1 अभिक्रिया होती है, ऐसे एल्कोहल दिखाते हैं, जान लीजिए आप लोग कि एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया तब दिखाई देती है जब कम से कम एक बीटा H होना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा विलोपन पढ़ रहे हैं ना आप लोग, E1 अभिक्रिया अल्फा बीटा के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं आप लोग, E1 अभिक्रिया, E2 अभिक्रिया, E1CB, ये सब पढ़ रहे हैं आप। तो ऐसे एल्कोहल जिनके पास कम से कम एक बीटा H होगा तो वो दिखा देंगे E1 अभिक्रिया को। इसको एक और नाम से जाना जाता है कि एल्कोहलों में कौन सा, उत्प्रेरकी निर्जलन, या एल्कोहलों का उत्प्रेरकी निर्जलन। एल्कोहलों का जो है, एल्कोहलों में कह सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल का निकल जाना। इसका मैकेनिज्म भी देखा आपने कि मान लो कोई एल्कोहल लेने, H2SO4 लेने, उत्प्रेरक के रूप में गर्म किया जाए तो वहां पे सबसे पहले क्या बनता है मैकेनिज्म में,
सबसे पहले बनता है कार्बोधनायन। कैसे बनता है, कैसे बनता है अगर उसको समझा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अल्कोहल लिया RCHOH और ये CH2 लिया है, या CH3 कह लें, CH2H या CH3 कर लो। अगर यहाँ पे क्या लिया जाए, H2SO4 लिया जाए, हल्का समझें इसको, आप इसको ब्रेक करेंगे H प्लस HSO4 माइनस, H प्लस HSO4 माइनस, यहाँ पे है लोन पेयर, इसकी तरफ ये आकर्षित होता है और इसको अम्ल क्षार की अभिक्रिया मानते हैं कि भाई ये क्षार है। देखो अगर कहीं लोन पेयर्स वगैरह पाए जाते हैं तो उसको नाभिक स्नेही कहा जाता है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, लोन पेयर वगैरह पाया जाए तो नाभिक स्नेही कह देते हैं आप। लेकिन अगर वो नाभिक स्नेही H प्लस को खींचता है तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, ये बेस क्षार मान लेते। अगर कोई नाभिक स्नेही H प्लस को जोड़ता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, क्षार। तो यहाँ पे जो है अम्ल क्षार की अभिक्रिया, ये इसको क्षार मानते हैं, इसको अम्ल मानते हैं, ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया फास्ट होती है। फास्ट होती है तो क्या होता है पता है, H प्लस जुड़ता है। आप इस प्रोसेस को जानते हैं, क्या बोल देते हैं, प्रोटानन कह सकते हैं, प्रोटॉन का जुड़ना। सबसे पहले प्रोटॉन जुड़ रहा है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रोटानन। और इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, ये H2O निकलता है और क्या बनता है, कार्ब, भाई यहाँ प्लस आएगा ना, RCH प्लस और CH2H, ये मिला है कार्बोधनायन। यहाँ पे क्या संभव है, शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट। H2O निकलने के बाद क्या मिलता है, कार्बोधनायन। कार्बोधनायन मिला है तो यहाँ पे क्या संभव है, शिफ्टिंग, या उसको रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। और ये जब कार्बोधनायन बनता नहीं, ये स्टेप स्लो होता है, ये स्लो स्टेप होता है, यही RDS होता है, यही क्या होता है, RDS। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से बीटा H निकल जाता है, बीटा H निकलेगा तो क्या होता है, माइनस बीटा H प्लस, बीटा H प्लस निकल जाता है, माइनस हो जाता है, इसके बीच बॉन्ड बन जाता है, एल्कीन मिल जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा, एल्किल हैलाइडो में भी E1 अभिक्रिया पढ़ा है। एल्किल हैलाइडो में जब E1 अभिक्रिया होती है तो वहां पे SN1 अभिक्रिया भी होती है और SN1 का उत्पाद ज्यादा बनता है। लेकिन एल्कोहलों में अगर E1 अभिक्रिया होती है तो वहां पे मुख्य रूप से E1 का ही उत्पाद मिलता है, SN1 का उत्पाद नहीं मिलता। इसीलिए एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाता है। एल्किल हैलाइडों की तुलना में एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ज्यादा वरीयता दी जाती है, मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो यही है, ये मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ है। अब उसी बेस पे कुछ रिएक्शन दिए गए जिनको पूरा करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए, जैसे आपने पढ़ा था कि एल्किल हैलाइडो में जब E1 अभिक्रिया होती है वहां पे सेडजेफ का नियम लागू होता है। सेडजेफ के नियम के अनुसार प्रोडक्ट मिलता है ना यार। सेडजेफ का नियम क्या बोलता है कि वह एल्किन ज्यादा बनेगा, मतलब ये समझ लिया आप लोग कि वह एल्किन मुख्य रूप से बनता है जिसके पास अल्फा H की संख्या ज्यादा हो या एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा हो। एल्किल हैलाइडो के केस में क्या यूज करते हैं आप, क्षारक यूज करते हो। एल्किल हैलाइडो के केस में क्षार का यूज करेंगे, एल्कोहलों के केस में अम्ल का यूज करना है। यहाँ भी एल्किन बन रहा है, यहाँ अम्ल का यूज करेंगे। यहाँ भी एल्किन बनेगा, अगर एल्किन बनेगा तो वहां पे कौन सा नियम लगा देंगे, सेडजेफ का नियम। जहां जहां भी एल्किन बनेगा वहां एल्किन, वहां पे सेडजेफ का नियम लगा देना। अब उसी रिएक्शन के थ्रू इनको पूरा किया जाए तो देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आपने ये एल्कोहल लिया है तो थोड़ी बेसिक मैकेनिज्म जानते रहिए कि यहाँ पे क्या होता है, कार्बोधनायन बनता है। पहले आप बना लीजिए कार्बोधनायन, ठीक है, आप OH को निकाल के कार्बोधनायन बनाइए। कैसे हो रहा है कैसे नहीं, मैकेनिज्म में जानते हैं। ये मिलता है कार्बोधनायन। अब बताओ ये सेकेंड डिग्री कार्बोधनायन मिलेगा, शिफ्टिंग उफ्टिंग होगा नहीं, शिफ्टिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे 3 ही चलेगा ना, CH3 ये अल्फा कार्बन होगा जिसपे प्लस आएगा, इसके समीपवर्ती कार्बन बीटा होंगे, इसके पास भी 3H, इसके पास भी 3H, चाहे जहां से H निकाल लीजिए आप, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, कभी कभी यहाँ पे H प्लस लिखा होता है सामान्य केस में, सांद्र H2SO4, सांद्र H3PO4, ये सब ना लिख के H प्लस भी लिखे तो भी समझ लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो यहाँ से निकला तो क्या मिलेगा, CH2 मिल जाएगा, या इसकी भी डबल बॉन्ड कर देना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट मिल वही करेगा। H2O निकाल लें आप, ये यहाँ से H प्लस OH माइनस H2O को निकाल लें
लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा अलग टाइप से है, ध्यान से देना है मैकेनिज्म। इसमें देखेंगे आप, देखो यहाँ पे प्लस आएगा ना, पहले मान लो कि यहाँ पे प्लस आएगा, तो अगर प्लस आया तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, ठीक है। ये H की संख्या देख लें आप लोग थोड़ा सा, देखो जैसे ये प्लस आया ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा H की संख्या देख लो कि जैसे यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे CH2 है। देखो हाई स्थायित्व के हिसाब से, अगर जो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, अगर एल्कीन बनाना, देखो एल्कीन बनाना हो तो उस केस में इसको अल्फा कार्बन मानना है और ये बीटा कार्बन है। जब प्रोडक्ट को बनाना है, बनाने ही प्रोडक्ट को एल्कीन बनाना है तो, लेकिन अगर स्टेबिलिटी देखना हो, कार्बन आयनों का स्थायित्व देखना हो, तो उस केस में क्या है, जिस कार्बन प्लस होता है उसके समीपवर्ती कार्बन को अल्फा मानेंगे आप। कार्बन आयनों का स्थायित्व देखना है कि कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है, तो उसके हिसाब से क्या मानेंगे, जिस कार्बन में प्लस होगा उसका समीपवर्ती कार्बन अल्फा होंगे, डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन अल्फा होंगे, और उन कार्बनों के पास जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा रहेगा स्थायित्व उतना ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट बनाना हो, स्टेबिलिटी ना चेक करके सीधा क्या बनाना हो, प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी चेक ना करें और प्रोडक्ट बनाएं, तो उस केस में क्या करेंगे, H को निकालना है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेना है इस कार्बन को, और ये बीटा होंगे, बीटा H को निकाल के बनाना है एल्कीन, एल्कीन बनाना है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी आप इसको स्टेबिलिटी चेक करके तब H निकालो तो उसको बीटा मान लिया जाएगा। जब इसको निकालेंगे, जैसे इसको यहाँ अगर प्लस मान ले रहे हैं, स्टेबिलिटी अगर चेक करें कौन ज्यादा स्थायी होगा कौन कम स्थायी होगा, उस हिसाब से क्या करेंगे, ये कार्बन के सापेक्ष इसको अल्फा मान लेंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन होगा, 5 अल्फा हाइड्रोजन। शिफ्टिंग संभव नहीं है कि अगर आप इसको यहाँ लाएंगे तो भी सेम पैटर्न मिलेगा। अगर आप देखो ध्यान से, अगर यहाँ लाएंगे ना तो ये चीज यहाँ आएगा, भाई कार्बन में अगर शिफ्टिंग कराएंगे आप, तो अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये चीज यहाँ आएगा, तो इसके सापेक्ष क्या मिलेगा, 2H यहाँ मिल जाएगा ना। ध्यान दें आप, मान लो आपने बना लिया कार्बन आयन, OH को निकाल के बना लिया कार्बन आयन किसी तरीके से, मान लो OH ने निकाल दिया, ये मिला है, क्या इसके पास एक OH होगा, देखो भाई इसके पास एक H होगा, क्योंकि कार्बन आयन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड होने चाहिए, OH गया है 3 बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ से एक H आएगा तो H2 हो जाएगा, प्लस यहाँ चला जाएगा, तो भी तो 5 अल्फा H मिलेंगे, 2 इधर मिलेगा, जब ये यहाँ आएगा 2 इधर हो जाएगा, 3 यहाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं, शिफ्टिंग नहीं कराना है, शिफ्टिंग नहीं कराएंगे आप, 5 ही अल्फा H मिलेगा। तो उस हिसाब से फिर यही रहने दीजिए आप, H को है ठीक है, ये CH3 वगैरह है। अब सीधा प्रोडक्ट बनाइए आप, जब प्रोडक्ट बनाएंगे एल्कीन को बनाना है तो उस केस में इसको क्या मान लेना, बीटा, भाई इसको अल्फा मान लें, ठीक है, ये बीटा हो जाएगा। H को निकालें हम, अब बीटा कार्बन डिफरेंट टाइप के हैं, जब H को निकालना हुआ तो बीटा कार्बन क्या है, डिफरेंट टाइप की, ये भी बीटा कार्बन ये भी बीटा कार्बन, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो एक बार यहाँ से H निकल सकता है, एक बार यहाँ से H निकल सकता है, जब यहाँ से निकलेगा तो इसके बीच डबल बॉन्ड मिलेगा, और जब यहाँ से निकलेगा तो इसके बीच डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक बार ये ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक बार कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बीच डबल बॉन्ड, इस प्रकार से प्रोडक्ट मिलेगा। इसके पास देखें ये कार्बन है, 6 अल्फा H होंगे ना इसके पास, CH3 होगा, 6 अल्फा H, ये ज्यादा बनेगा, ये ZJ प्रोडक्ट होगा, ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, हाफ मान प्रोडक्ट, उसके वो तो कम ही होगा, ये कार्बन ही, यही 2 अल्फा H मिलेंगे इसके पास, तो ये होगा ZJ प्रोडक्ट, या लिख लो, मेजर माइनर कर ले आप लोग, माइनर, ये ZJ प्रोडक्ट है, वो हाफ मान प्रोडक्ट है, जानते रहिए, लिख लेंगे आप लोग, ये क्या है, ZJ उत्पाद है। इधर बात करें, अभी देखो यहाँ पे प्लस आना है, लेकिन प्लस के बाद देखो ये फर्स्ट डिग्री है, अगर यहाँ सेकेंड डिग्री मिलेगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग करा के पहले आप इसको ऐसा बना दो, शिफ्ट करके ये मिल जाएगा। अब जाके प्रोडक्ट बनानी है, देखो ये CH3 मिलेगा,
ये CH2 मिलेगा, वही है, वही सेम चीज़ है, जो यहाँ था वही सेम बनेगा, वही ठीक बना लेंगे आप। एक बार इसके भी डबल बॉन्ड आएगा जो कि यहाँ था, अरे इसके बीच डबल बॉन्ड आएगा, एक बार इसके बीच आएगा, वही है, ये दोनों एक ही होंगे। अगर भाई इसके भी डबल बॉन्ड आएगा तो अंकन यहाँ से करेंगे, ठीक है, वही सेम बनेगा। तो आप यहाँ बना ली, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, एक बार यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये चीजें हैं, ये मेजर होगा, माइनर होगा, ठीक है। अब सबसे मुख्य बात यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे प्लस आए तो जानते हैं क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे प्लस आए, स्टेबिलिटी देख के तब बनाना है प्रोडक्ट, पहले स्थायी तो अल्फा एच के हिसाब से देख लें, उसके बाद बीटा एच, उसी को बीटा एच मान के निकालना है जब एल्कीन बनाना हो तो देखो पहले स्टेबिलिटी चेक कर लें आप कि ये कार्बन अल्फा है, अल्फा अल्फा को मान के स्टेबिलिटी चेक करें, 2H यहाँ होगा, यहाँ भी क्या होगा 2H, 4 अल्फा एच होगा भाई, 4 हाइड्रोजन होगा। अगर मान लो प्लस यहाँ शिफ्ट करें, यहाँ शिफ्ट करें, डिग्री तो सेम है भाई, यहाँ भी सेकेंड डिग्री होगा, अगर यहाँ भी आएगा तो भी सेकेंड डिग्री होगा। क्या शिफ्टिंग संभव है कि नहीं है, डिग्री के हिसाब से भी देख लें पहले आप, डिग्री बढ़ती है तो शिफ्टिंग कराना ही कराना है, लेकिन कभी कभी डिग्री सेम होने पर भी शिफ्टिंग कराती है, जो कि यहाँ का कंडीशन है, कराया जाता है। देखो यहाँ भी सेकेंड डिग्री होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो भी सेकेंड डिग्री होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, मान लो बता दूं मैं, मान लीजिए आपने शिफ्टिंग कराया तो आपको इस प्रकार से मिलेगा ना, तो प्लस यहाँ मान ली, ये चलो हमने उधर शिफ्ट करा दिया, प्लस यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना अल्फा एच थे पता है, 4 अल्फा एच, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 5, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा एच की संख्या 4 ही है, लेकिन अगर प्लस इधर चला जाए तो प्लस यहाँ ला दिया आपने, तो लाने के बाद क्या होगा, H2 होगा, ये CH3 होगा, कितने अल्फा एच, अब जाके प्रोडक्ट बनाने, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म को ध्यान में ही रखना है, हल्की बात रखनी है। तो यहाँ पे इसके बीच प्रोडक्ट मिलेंगे, इसके बीच मिलेगा, ये भी प्रोडक्ट वही बना है, उसी टाइप का बना है, वही नहीं उसी टाइप का बना है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार बॉन्ड इसके बीच आएंगे, ये ज्यादा बनेगा, और एक बॉन्ड इसके बीच बनेगा, एक बार ये प्रोडक्ट मिलेगा, एक बार ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। इसकी बात करें, ये नीचे वाला, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ये प्लस अगर मान लो यहाँ आता है, शिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं ये कार्बन 3rd डिग्री, ये कार्बन है ना, ये कार्बन है, 3 कार्बनों से जो है 3rd डिग्री कार्बन है। तो फिर देखो, और ये दोनों सेम टाइप के भी दिख रहे हैं आपको, ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH3 है, अगर इसे लगा लें तो ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। शिफ्टिंग उफ्टिंग नहीं करानी है, सीधा क्या बनाना है, प्रोडक्ट। इसको थोड़ा यहाँ लिख लिया जाए, सांद्र H2SO4, सीधा प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो, या तो यहां से निकाल सकते हैं आप लोग भाई, ये होगा, जब देखो प्रोडक्ट बनाना है तो बीटा मान के निकालना है, जब H माइनस के रूप में निकालना, H प्लस के रूप में निकालना, मान लीजिए प्रोडक्ट बनाना है लेकिन, तो बीटा मान लेंगे आप, ये बीटा H हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा H, चाहे इसको निकाल सकते हैं, ये चाहे इन दोनों को निकाल सकते हैं। तो देखो मान लीजिए यहाँ निकाला आपने, चाहे नीचे निकाल, चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो, बात एक ही होगा। अब देखो ये मिल जाएगा, इसके बाद एक बार डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा ना, एक बार बाहर बनेगा, एक बार डबल बॉन्ड बाहर बनेगा, एक बार कहाँ बनेगा, अंदर। तो अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर होगा तो ज्यादा स्थायी होता है, और ये वाला कम स्थायी। रिंग के बाहर डबल बॉन्ड ज्यादा कम स्थायी होता है, अंदर क्या होता है, ज्यादा स्थायी। ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी देखना है तो अल्फा एच देखो, ये लिक्विड बनाना है, बीटा एच मान के निकाल देना, ठीक है। इसके बाद अगला जो रिएक्शन पढ़ेंगे आप, आपने E1 पढ़ा ना अभी तक, अभी आप क्या पढ़ेंगे, E2 के बारे में। जैसे आपका SN2 होता है, एक ही स्टेप में हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये भी हो जाता है।
E2 भी एक ही स्टेप में हो जाता है, वहां संक्रमण अवस्था बनती है, यहाँ भी संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, बस जानते रहिए यहाँ पे जो है जो E1 अभिक्रिया होती है वहां पे पहले हेलोजन निकलता है, बनता है कार्बोधनायन शिफ्टिंग वगैरह होकर, फिर गर्म करने पर एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये E1 अभिक्रिया की बातें हैं कि सबसे पहले X माइनस निकलता है, बनता है कार्बोधनायन। ठीक है, ऐसा ही स्टेप SN1 का भी होता है, X माइनस निकलता है, बनता है कार्बोधनायन, शिफ्टिंग होता है। ठीक है, E1 अभिक्रिया में का शिफ्टिंग के बाद जो मिलता है कार्बोधनायन, वहां से बीटा H को निकाल के क्या बनाना होता है, एल्कीन। E2 अभिक्रिया में क्या है, बीटा H और हेलोजन दोनों का निष्कासन साथ साथ होता है। ठीक है, अब इसको समझे, देखे ध्यान से। और यहाँ पे देखो, वहां पे एल्कोहल वगैरह की, एल्कोहल दुर्बल क्षार है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्षार है, प्रबल क्षार यूज करना है ताकि वो जो है कार्बोधनायन बनने का मौका न दे। अगर भाई दुर्बल क्षारक होगा तो पहले कार्बोधनायन को, पहले X माइनस को अलग होने का मौका देगा, कार्बोधनायन बनेगा, फिर अटैक करेगा। भाई देखो, दुर्बल क्षारक यूज करेंगे तो पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मिल जाएगा कार्बोधनायन, शिफ्टिंग उफ्टिंग होगा, फिर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रबल क्षारक यूज करेंगे तो कार्बोधनायन बनने का जो है मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखो ध्यान से, आपको बता दिया जाए कि यहाँ पे ना जो यूज करेंगे बेस है, बेस को B माइनस से दिखाएगा, निगेटिव चार्ज है। भाई देखो OH माइनस वगैरह अगर H प्लस को खींचते तो बेस हो जाएंगे, H प्लस को खींचे तो क्या हो जाएंगे, बेस। कोई भी नाभिक स्नेही जिसपे निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, अगर वो H प्लस को खींचता है तो उससे नाम दिया जाता है बेस। इसको बेस मान लिया गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये H प्लस को खींच रहा है। देखो ये H प्लस को खींचता है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तब इसको खींचेगा ना। जो है ये जो है बेस है, बीटा नहीं, बेस क्षारक है, ये H प्लस को खींचता है, ये वाला बॉन्ड जो है ना शिफ्ट होता है इधर, H प्लस को खींचा है तो बॉन्ड उसका उधर शिफ्ट होता है, फिर ये वाला बॉन्ड अलग होता है। अब इन दोनों को मतलब ये सब प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं, ये बॉन्ड इधर बन रहा है, ये निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये दोनों साथ में ही दिखाए जाते हैं। बस आपको समझना है, देखो आपको समझना पड़ता है कि देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो क्या क्या हो रहा है वही बनाना है, ये बॉन्ड कमजोर हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन रहा है, समझना है आपको, ये वाला बॉन्ड बन रहा है इसके साथ में, ये वाला बॉन्ड कमजोर हो रहा है, ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, ये एक नया बॉन्ड बन रहा है। ये संक्रमण अवस्था में दिखाई देता है, इसके बीच का बॉन्ड दिखाना है, बना मतलब अभी बनना शुरू हो रहा है और ये अलग होना शुरू हो रहा है, ये टूटना शुरू हो रहा है, बनना शुरू हो रहा है। अब यही बॉन्ड इधर जाके शिफ्ट होना शुरू हो रहा है, अब फिर X माइनस अलग होना शुरू हो रहा है, अलग होना चालू कर दिया है। तो आप देखिए कुल मिला के संक्रमण अवस्था में क्या मिला है, एल्कीन दिखाई दे रहा है, आपको एल्कीन जैसा दिखाई दे रहा है। ये जो संक्रमण अवस्था मिली है इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, एल्कीन की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर देखो, अगर एल्कीन की तरह दिखाई दे, एल्कीन का स्थायित्व कब बढ़ता है, जब एल्कीन समूहों की संख्या ज्यादा हो, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, ऐसा भीड़ भाड़ मान लीजिए आप। एल्कीन का स्थायित्व यहाँ दिखाई दे रहा है इसकी जैसा ना, तो एल्कीन का स्थायित्व कब बढ़ता है, जब एल्कीन समूहों की संख्या ज्यादा हो। तो ध्यान दें, इस अभिक्रिया को वो एल्कीन हैलाइड अधिक दिखाएगा, इस अभिक्रिया को जो E2 अभिक्रिया है, जिसके पास भीड़ भाड़ ज्यादा होंगे, अर्थात थर्ड डिग्री जो एल्कीन हैलाइड होगा वो अधिक दिखाएगा, सेकेंड डिग्री उससे कम, फर्स्ट डिग्री उससे कम, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ चाहिए। अगर आप एक को देखो, अगर आपने सेकेंड डिग्री कर लिया, अगर आपने एक R यहाँ कर दिया होता, R मान लो मेथिल कर दिया होता R, तो यहाँ पे R मिलता, ज्यादा भीड़ रहती, स्टेबिलिटी ज्यादा रहता। तो यही बात है, एल्किल हैलाइड की डिग्री बढ़ने पर E2 अभिक्रिया की दर बढ़ती है। क्लियर हो पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे भीड़ चाहिए क्योंकि एल्किन जैसा दिखाई दे रहा है, तो जितने ज्यादा एल्किल समूह रहेंगे, हाँ स्थायित्व उतना ज्यादा रहेगा इसका, और जितना अधिक स्थायी रहेगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा। और एक चीज बता दिया जाए ध्यान से आप लोग,
मैं एल्कोहलों की बात कर लूँ, मान लीजिए एल्कोहलों में E1 अभिक्रिया आपने किया हो, तो एल्कोहलों में क्या बनता है, कार्बोधनायन मिलता है ना, पहले क्या मिलता है, कार्बोधनायन, मतलब प्रोटानन होता है, ये जल निकलता है, मिलता है कार्बोधनायन। अब वही स्लो है, वही RDS है, उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो कौन सा एल्कोहल E1 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएगा, कौन सा एल्कोहल E1 अभिक्रिया को कम दिखाएगा, इसकी विषय में थोड़ी बातें कर दिया जाए, लिखवा भी दिया जाएगा। तो देखो जिस एल्कोहल से प्राप्त होने वाला कार्बोधन ज्यादा स्थायी होगा, वो एल्कोहल E1 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएगा। क्योंकि देखो कार्बोधनायन पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, वो स्लो हो रहा है। जिस एल्कोहल से प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन ज्यादा स्थायी होगा, वो एल्कोहल E1 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएगा। तो अगर आपने 3rd डिग्री एल्कोहल ले लिया तो उससे आपको क्या मिलेगा, 3rd डिग्री कार्बोधनायन। अगर 3rd डिग्री कार्बोधनायन मिल गया तो अभिक्रिया क्या होगी, बहुत तेजी से होगी। तो कौन सा एल्कोहल E1 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएगा, सबसे अधिक 3rd डिग्री एल्कोहल, उससे कम 2nd डिग्री एल्कोहल, उससे कम 1st डिग्री एल्कोहल, ये सब चीजें हैं। और ऐसे एल्कोहल जिनके पास बीटा एच हो ही ना, वो तो दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि बीटा एच का भी योगदान होता है। और देखो एक चर्चा और कर लिया जाए कि अगर E1 अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की बात करें, एल्किल हैलाइडों की E1 अभिक्रिया की बात करें, तो वहां भी पहले क्या होता है, एक्स निकलता है, बनता है कार्बोधनायन। तो यहाँ भी वही हाल है कि जो कार्बोधनायन जितना ज्यादा स्थायी, अब जो एल्किल हैलाइड जितना ज्यादा स्थायी कार्बोधनायन देगा, वो एल्किल हैलाइड E1 अभिक्रिया को उतना फास्ट दिखाएगा। जो एल्किल हैलाइड कार्बोधनायन को जितना अधिक स्थायी उत्पन्न करा देगा, या जिस एल्किल हैलाइड से प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, वो E1 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएगा। तो अगर आप 3rd डिग्री लेंगे तो 3rd डिग्री मिलेगा कार्बोधनायन, तो अभिक्रिया जो है ज्यादा दिखाएगा। तो अगर एल्किल हैलाइडों के E1 अभिक्रिया का क्रम देखा जाए तो वहां भी 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2nd डिग्री, उससे कम 1st डिग्री, जैसी चीजें हैं। और यही क्रम SN1 का भी है, एल्किल हैलाइडों के SN1 का क्रम भी यही है। तो ध्यान दिए आप लोग, एल्किल हैलाइडों के SN1 का क्रम और E1 का क्रम दोनों सेम टाइप के, मतलब वही है भाई। एल्किल हैलाइडों के SN1 अभिक्रिया का जो क्रम है और किसका क्रम है, E1 का क्रम सेम है। एल्कोहलों के E1 का क्रम थोड़ा जानते रहिए। और एल्किल हैलाइडों के E2 का क्रम भी वही है, 3rd डिग्री। देखो मैं आपको भी लिखवा दूंगा कि एल्किल हैलाइडों के E1 का क्रम, E2 का क्रम और किसका क्रम भाई, SN1 का क्रम, ये तीनों क्रम सेम है। SN2 का डिफरेंट है थोड़ा सा। SN2 में देखो, SN2 मिलता है संक्रमण अवस्था, जितना कम भीड़ भाड़ रहेगा उतना बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्किन बना है, एल्किन जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एल्किल समूह जितने ज्यादा रहेंगे इतना ज्यादा स्थायी रहेगा ये, और प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। तो आप एक चीज रट ले कि E1 और E2 और SN1 का अभी लिखवा दूंगा अलग से मैं, वो सबसे अधिक कौन दिखाता है, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम 2nd डिग्री। और वजह जानते रहिए आप लोग, मैकेनिज्म समझेंगे तो वजह पता रहेगी आप कि देखो E1 में भी मिल रहा है कार्बोधनायन, SN1 में भी क्या मिल रहा है, कार्बोधनायन। जितना ज्यादा स्थायी मिलेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो अगर आप जिस प्रकार की एल्किल हैलाइड लेंगे उसी प्रकार की मिलेगा ना कार्बोधनायन। आप 3rd डिग्री लेंगे 3rd डिग्री मिलेगा। तो 3rd डिग्री जो एल्किल हैलाइड होंगे, 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे वो E1 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएंगे और SN1 अभिक्रिया को भी ज्यादा दिखाएंगे। और यहाँ भी, यहाँ क्या वजह है, यहाँ पे तो एल्किन बनना है, भीड़ भाड़ चाहिए उसको, तो फिर आपने बोल दिया क्या, उल्टा नहीं होगा, 3rd डिग्री वाला भी, 3rd डिग्री वाला एल्किल हैलाइड E2 को भी ज्यादा दिखाएगा। समझ पा रहे हैं आप, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखो देखो ध्यान से, अभी आपने E2 अभिक्रिया में क्या देखा, आपने मैकेनिज्म देखो। E2 अभिक्रिया के मैकेनिज्म में क्या देखते हैं आप, ये बेस है, ये बेस क्या करता है, H+ को खींचता है, और X-, मतलब ये समझ रहे हैं आप लोग कि E2 अभिक्रिया में H+ और X- दोनों का निष्कासन साथ साथ होता है, और बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बीच में संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था में क्या है, आपको ना ये डबल बॉन्ड दिखाई देता है। डबल बॉन्ड को ना
ओलिफिनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। एल्कीन को ओलिफिन कहा जाता है, ओलिफिन कहा जाता है। और इस डबल बॉन्ड का जो लक्षण होता है इसको बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। डबल बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। तो यहां लिख दिया है कि संक्रमण अवस्था में कौन सा लक्षण आ जाता है? द्विआबंधी लक्षण, डबल बॉन्ड का लक्षण आ जाता है। तो अगर डबल बॉन्ड का लक्षण आ गया है तो इसके पास भीड़ भाड़ जितनी ज्यादा रहेंगी, एल्किल समूहों की संख्या जितनी अधिक रहेगी, एल्किन उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। एल्किन के पास एल्किल समूहों की संख्या जितना अधिक होती है, एल्किन क्या होता है? उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। तो ये एल्किल समूह कब ज्यादा मिलेंगे? जब यहाँ पे आप क्या लेंगे? एल्किल हैलाइड की डिग्री, थर्ड डिग्री लोगे ज्यादा मिलेगा, सेकेंड डिग्री मुझसे कम मिलेगा और फर्स्ट डिग्री में बहुत कम मिलता है। सबसे अधिक थर्ड डिग्री में मिलेगा, उससे कम सेकेंड डिग्री में, सबसे कम फर्स्ट डिग्री में मिलेगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को दिखाता कौन ज्यादा है? थर्ड डिग्री एल्किल है, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम फर्स्ट डिग्री। उसके बाद प्रोडक्ट संक्रमण अवस्था जितना ज्यादा स्थायी बनेगा। ये जो संक्रमण अवस्था है कब ज्यादा स्थायी होता है? एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होने पर स्थायी रहेगा। यहाँ पर एल्किल समूहों की संख्या अधिक होने पर स्थायी रहेगा, और ये जितना अधिक स्थायी बनेगा एल्किन उतना ही तीव्रता से बनेगा, फास्ट बनेगा। इसके लिए आपको यूज क्या करना है? प्रबल क्षारक। इवन अभिक्रिया में क्या यूज करना पड़ता है? दुर्बल क्षारक, ताकि आराम से कार्बोधनान बने, फिर इसके बाद अटैक हो। और दुर्बल क्षारक के रूप में यूज किसका करते हैं आप? एल्कोहल का यूज करते हैं इवन अभिक्रिया में। और यहाँ पे प्रबल क्षारक का यूज करना है। प्रबल क्षारक क्या है? जैसे मान लो C पे माइनस हो, NH2 पे माइनस हो, ठीक है, OH माइनस हो, RO माइनस हो, ये सब क्या होते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं, प्रबल क्षारक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यही देखो E2 अभिक्रिया की विशेषताएं देखिए। यहाँ प्रबल क्षारक के बारे में बताया कि प्रबल क्षारक क्या है? R माइनस, R माइनस का मतलब कार्बन माइनस मान ले। C माइनस भी R माइनस की कैटेगरी में ही C माइनस आता है। C माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, OH माइनस। जो RO माइनस होता है OH माइनस की तुलना में प्रबल क्षार होता है, आपको इस बात को याद रखना है। RO माइनस को आप क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? RO माइनस क्या है? एल्कोक्साइड होता है। तो जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो OH माइनस आयन की तुलना में क्या होता है? प्रबल क्षारक होता है। अर्थात जो मेथॉक्साइड एथॉक्साइड है, मेथॉक्साइड हो जाए, एथॉक्साइड हो जाए, ये सब क्या होता है? OH माइनस की तुलना में प्रबल क्षारक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन भेजकर क्षारीयता को बढ़ा देगा। क्षारीयता कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है तो क्षारीयता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो क्षारीयता कम होती है, और क्या बढ़ता है? अम्लता बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे क्षारीयता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन कम होगा तो अम्लता बढ़ेगी। तो एल्किल समूह क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन भेजकर इसके क्षारीय नेचर को बढ़ाते हैं। तो जो मेथॉक्साइड एथॉक्साइड ये सब होंगे, ये सब क्या होते हैं? इसकी तुलना में प्रबल क्षारक होते हैं, OH माइनस की तुलना में। ठीक है, तो थोड़ा सा बात करें E2 अभिक्रिया की विशेषता की बात करें तो E2 अभिक्रिया क्या है? यह एक ही चरण में पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात, जैसे SN2 अभिक्रिया होती है वैसे ये भी एक ही चरण में पूर्ण हो जाती है। संक्रमण अवस्था वहां भी बनता है, वहां यहाँ भी क्या बन रहा है? संक्रमण अवस्था। वहां भी प्रबल क्षारक की आवश्यकता होती है। SN2 अभिक्रिया में भी क्या चाहिए? प्रबल क्षारक। और यहाँ भी क्या चाहिए? प्रबल क्षारक, OH माइनस वगैरह चाहिए। अच्छा क्या है, देखो ये बात हो रहा है कि इस अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में क्या प्राप्त होती है? संक्रमण अवस्था, जिसमें कौन सा लक्षण दिखाई देता है? संक्रमण अवस्था में आपको डबल बॉन्ड के लक्षण दिखाई देते, द्विआबंध के लक्षण दिखाई देते हैं इस संक्रमण अवस्था में। और उसी को आप क्या बोल सकते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है उसी को आप क्या बोल सकते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड दिखाई देता है आपको। अगला क्या है? इस अभिक्रिया में एंटी एलिमिनेशन उत्पाद प्राप्त होता है। एंटी एलिमिनेशन का मतलब ध्यान दिया, देखो एंटी एलिमिनेशन का मतलब क्या है? जहां से H हटता है, जिस प्लेन से H हटेगा उसी प्लेन से X भी हटेगा, बस दिशा क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। H और X माइनस का जो कह सकते हैं हटने का जो प्रोसेस हो रहा है, H प्लस और X माइनस के हटने का प्रोसेस हो रहा है, ये परस्पर क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, एक ही दिशा में नहीं होते हैं। और ये कब स्पष्ट होगा? जब आप मैकेनिज्म देखें। अगर आपको नॉर्मली रिएक्शन कराना है तो रिएक्शन आप ऐसे करा सकते हैं, मैकेनिज्म नहीं कराना हो तो आप लिखेंगे क्या? RCH2X का लेना है,
RCH और इधर क्या करेंगे CH3 कर लेंगे, यहां लिखेंगे, ऐसा ही है। आप ऐसे कर लेंगे ना कि RCH2 रहेगा, फिर X रहेगा, X उधर लिख देंगे, और यहाँ पे ले कोई प्रबल क्षारक, कोई प्रबल क्षारक आप यूज कर सकते हैं, OH माइनस ले लो, RO माइनस ले लो, चलो RO माइनस लेके हीट करेंगे, गर्म करना पड़ेगा। तो अगर आपको रिएक्शन केवल पूरा करना है तो अल्फा बीटा है, अल्फा से निकाल दो X और बीटा से क्या निकाल देंगे H, बना देंगे एल्कीन। लेकिन जब मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म को भी ध्यान रखना है कि यहाँ मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, H और X का जब हटने का प्रोसेस होता है, ये परस्पर क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। मैकेनिज्म को ध्यान करके प्रोडक्ट बनाना। कभी कभी क्या होता है, यहाँ बना लेंगे आप ना, यहाँ से H यहाँ से X निकाल के क्या कर लेंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2 कर लेंगे आप। देखो अगर ये मतलब कि कह सकते हैं ओपन बॉन्ड होगा, ओपन बॉन्ड होगा तो ये X घूम जाएगा उधर, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन का मतलब उल्टा एलिमिनेशन होता है, विपरीत विलोपन, विपरीत कह सकते दिशा में होता है। जो निकलने का प्रोसेस होता है परस्पर कहाँ होता है, विपरीत दिशा में होता है। यहाँ से H निकलेगा, उसके विपरीत X निकलेगा, या बोले कि जहां से X निकलेगा उसके विपरीत क्या निकलेगा, H। ये अगर ऐसा है तो ऐसा होता नहीं है, रिएक्शन में घूम के तब निकलते हैं, विपरीत होता है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें घूमने का कह सकते हैं ना, जिसमें घूर्णन जो है रिस्ट्रिक्टेड हो, सीमित कह सकते हैं। ये जैसे ध्यान दें आप लोग, जैसे क्लोज सिस्टम हो, बंद सिस्टम हो, बंद श्रृंखला वाला यौगिक हो, यहाँ पे Br लगा दें, यहाँ पे Br लगा दें। अगर देखो Br और H, जैसे मान लो यहाँ H यहाँ Br, अगर इसको प्रबल क्षारक की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ये इस अभिक्रिया को दिखा भी सकता है, ये जो विलोपन अभिक्रिया हो रही है ना, इसको ये दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता। जानते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा जाएगा कि देखो अगर Br और H एक ही दिशा में, जैसे मान लो ये सॉलिड पे है, यहाँ H भी है ना, उसको डैश पे कर लो, होगा कि नहीं। अरे यार Br को आप सॉलिड लाइन मान लीजिए कर दिया आपने, अब H को क्या कर देंगे, डैश लाइन, एक सॉलिड बना लो, अगला समझो डैश है, ऐसे बना लेंगे आप लोग। अब देखो, अब यहाँ पे जो H लगा है ना, H के साथ मान लो कोई भी ग्रुप, मैंने मेथिल मान लिया, चलो मेथिल, ठीक है। अगर आप H को डैश रखते हैं तो इनका दिशा परस्पर विपरीत होगा, तब तो उल्टा होंगे, एक ही दिशा में नहीं होगा, तब यहाँ पे ये अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि एंटी होता है, आपको पता होना चाहिए, जहां से H निकलेगा उसके विपरीत दिशा से क्या निकलेगा, Br। लेकिन अगर H भी डैश दिया और सॉलिड लाइन में दिया हो तो ये रिएक्शन होने वाला, अगर क्लोज सिस्टम हो गया, ओपन सिस्टम है तो ऐसे दिया रहेगा, समझो घूम ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, घूम के तब निकलेगा आराम से। लेकिन क्लोज सिस्टम है तो आपको देखना है कि दोनों कैसे, H और Br अगर एक ही दिशा में, जैसे ये भी सॉलिड लाइन पे, ये भी सॉलिड लाइन पे, तो अभिक्रिया नहीं होगी। अगर Br सॉलिड पे है तो ये डैश पे होना चाहिए, तब जब अभिक्रिया होगी। तो क्लोज सिस्टम में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, यही एंटी एलिमिनेशन समझना है आपको, परस्पर विपरीत निकलते हैं। अगला क्या है, इस अभिक्रिया में भी सेडजेफ के नियम का पालन होता है, कार्यधारण नहीं बनता है, लेकिन सेडजेफ के नियम का क्या होता है, पालन। अगर दो या दो से अधिक प्रकार के एल्कीन बनने के चांस हो तो वह एल्कीन ज्यादा बनेगा जिसके पास एल्कीन समूहों की संख्या क्या हो, ज्यादा, ठीक है। अगला क्या है, इस अभिक्रिया की कोटि आणविकता 2 होती है, कोटि और आणविकता, E2 अभिक्रिया है ना, इसकी कोटि 2 होती है, इसकी आणविकता 2 होती है। और यहाँ जो अभिक्रिया की दर होती है किस पर डिपेंड करती है, नाभिक स्नेही पर, क्षारक बोल दो, क्षारक पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड पर। E2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है क्षारक पर निर्भर करेगी, क्षार पर, और किस पर निर्भर करती है, नाभिक इस पे एल्किल हैलाइड पर, ठीक है। जो E1 अभिक्रिया होती है उसमें अभिक्रिया की दर केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड पर, ठीक है। और बातें करें तो जो E2 अभिक्रिया में दर होगी ना, कौन सा एल्किल हैलाइड E2 अभिक्रिया को ज्यादा दिखाएगा, कौन सा कम दिखाएगा, उसकी दर के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक कौन दिखाएगा, 3rd डिग्री,
मैंने बात कर लिया है, थर्ड डिग्री एल्किल हाइड हो दिखाएगा, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम फर्स्ट डिग्री। यही क्रम देखो, यही क्रम मैं भी लिखवा दूंगा, E1 का भी यही क्रम है, E2 का भी यही क्रम है, और SN1 का भी यही क्रम। बस SN2 का क्रम थोड़ा उल्टा है। SN2 में क्या भीड़ भाड़ नहीं चाहिए होता है, क्यों? यहाँ भी भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं होती अगर यही डबल बॉन्ड का लक्षण नहीं दिखाई दिया होता। तो यहाँ भी वही होता कि सबसे अधिक फर्स्ट डिग्री दिखाता, उससे अधिक, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम थर्ड डिग्री। लेकिन डबल बॉन्ड के लक्षण आने की वजह से यहाँ थर्ड डिग्री ज्यादा दिखाता है, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम फर्स्ट डिग्री। और SN2 वाला क्या होता है, SN2 में डबल बॉन्ड के लक्षण नहीं दिखाई देते, वहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा तो अभिक्रिया स्लो हो जाएगी, नहीं होगी। कैसे? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अभिकर्मक यूज करेंगे, यही प्रबल क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। प्रबल क्षारक जैसे मान लीजिए R- NH2- RO-, ये सब हैं, ये तो दिखवाया गया आपको। लेकिन बुकों में अक्सर ये लिखता है, किताबों में अक्सर कौन सा अभिकर्मक लिखता है, एल्कोहलिक या NaOH या KOH। किताबों में प्रबल क्षारकों के रूप में जैसे अभिक्रिया दी जाएगी, आपको मान लो दे दिया ये अभिक्रिया, तो वहां पे एल्कोऑक्साइड लिख सकता है, मतलब लिख सकता है, लेकिन अक्सर क्या लिखा जाता है, अक्सर लिखा जाता है एल्कोहलिक या NaOH या KOH। तो एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक या NaOH का यूज किया जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कोहल प्लस KOH। इसको कैसे लिख सकते हैं, एल्कोहल प्लस NaOH। इसको आप कैसे लिख सकते हैं भाई, एल्कोहल प्लस KOH। इसको लिख सकते हैं एल्कोहल प्लस NaOH। इधर बात करें, अब देखो यहाँ क्या है, ये जब अभिक्रिया करते हैं ना, इनकी अभिक्रिया से ये उत्पन्न होता है। ये आप ऐसा समझ लो कि भाई HOH H2O निकाल लेता है तो मिलता क्या है, RO-K+। ये भी क्षार होते हैं। RO-K+ में आपको इससे काम होता है, ये आयनिक नेचर का है, एल्कोऑक्साइड मिलता है। तो एल्कोहल प्लस KOH लिख सकता है, एल्कोहल प्लस NaOH लिख सकता है, या क्या लिख सकता है, RO-K+, और ये जो है RO-Na+, एल्कोऑक्साइड मिलेगा। एल्कोऑक्साइड कुल मिला के यहाँ मिलना है। या कभी कभी ऐसे लिखा होता है कि NaOH लिखा हो, नीचे लिखा था AlC का मतलब एल्कोहलिक। जैसे एल्कोहलिक पूरा लिख दे, पूरा बना दे, या फिर ऐसा लिखा होता है NaOH, नीचे क्या लिखा होता है ब्रैकेट में AlC का मतलब एल्कोहलिक। वैसे ही KOH कर देगा, KOH एल्कोहलिक। ठीक है, देखिए फटाफट इसको देखिए ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे क्या है कि विशिष्ट पॉइंट है ना कि SN1 E1 E2 इस अभिक्रिया को कौन ज्यादा दिखाने वाला है, कौन सा एल्किल हैलाइड अधिक दिखाने वाला है। तो SN1 हो चाहे E1 हो चाहे E2 हो, उसको जो है सबसे अधिक थर्ड डिग्री एल्किल हाइड, उससे कम सेकेंड डिग्री, उससे कम फर्स्ट डिग्री। यहाँ मैं अगर SN2 की बात कर लूँ तो SN2 जानते करते हैं आप लोग, SN2 अभिक्रिया कौन दिखाता है, सबसे अधिक कौन दिखाता है, मेथिल हैलाइड दिखाता है ना। मतलब ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट डिग्री एल्किल हाइड, इसका उल्टा कर दे रहा हूँ, उससे कम सेकेंड डिग्री और सबसे कम थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है। अच्छा देखिए, जो है कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं जिनको पूरा करना है, आपको पहचानना है कि E1 है कि E2 है, उसी आधार पे प्रोडक्ट बनाना है। अच्छा देखिए ध्यान से, ये एल्किल हैलाइड है और प्रबल क्षारक लिया आपने, एल्कोहलिक OH- है ना। OH- का मतलब वही है NaOH को KOH, जो भी करें आप, या सीधा लिखा हो KOH प्लस एल्कोहल, NaOH प्लस एल्कोहल, या लिखा हो एल्कोऑक्साइड आयन। ठीक है, गर्म किया जाए तो अभिक्रिया कौन सी होने वाली, E2 अभिक्रिया होगी। आप जान लीजिए E2 अभिक्रिया है, प्रबल क्षारक एल्किल हाइड होगा तो E2 अभिक्रिया होगी। और यहाँ पे नहीं बनेगा कार्बोधरान, कार्बोधरान नहीं बनेगा। बस आपको अल्फा बीटा पोजीशन देखना है, अल्फा से Br को, हेलोजन को हटा देना है, Br से बीटा पोजीशन से H को हटाना है, अल्फा पोजीशन से हेलोजन को हटाना है, और बीटा पोजीशन से किसको हटाना है, H को हटाना है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट टाइप के हैं। तो यहाँ पे दो एल्कीन मिलेगा, एक बार इसके बीच मिलेगा, Br यहाँ से H यहाँ से, और एक बार Br यहाँ से H यहाँ से, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप लिख लें CH3 CH
डबल बॉन्ड, मान लीजिए यहाँ से निकल जाए, CH मिलेगा, फिर CH3 मिलेगा, अगला क्या मिलेगा, प्लस CH3 CH2 होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अल्फा एच ज़्यादा है, 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे कितना है, 2 अल्फा एच है, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर, ये कौन सा होगा, सेडजेफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप लोग, इसको लिख सकते हैं सेडजेफ उत्पाद, और नीचे वाला कौन सा उत्पाद है, हाफमान उत्पाद है, सेटजेफ उत्पाद, और ये क्या है, हाफमान उत्पाद। लेकिन एक बात जानते रहिए आप लोग, अगर यहाँ पे जो है एल्कोहल जो है या एल्कोक्साइड आयन जो भी हो, एल्कोक्साइड आयन टर्शियरी हो जाए, कौन सा हो जाए, 3rd डिग्री वाला, अगर आपका जो एल्कोक्साइड आयन है वो 3rd डिग्री वाला हो जाए, तो आपको किसको बनाना है मेजर, पता है, अगर ये बड़ा कह सकते हैं एल्कोक्साइड आयन ज्यादा भीड़ भाड़ वाला आ जाए, ठीक है, तो उस केस में जानते हैं किसे बनाना है मेजर, हाफमान को ज्यादा बनाना है, क्योंकि बड़ा साइज का क्षारक है, ये ज्यादा अंदर से इसको नहीं निकाल पाएगा, जैसे मान लो इस एज को निकालने में इसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ से एज निकालेगा किनारे से, तो अगर आपने बड़ा बड़ा क्षारक यूज करते हैं, बड़ा क्षारक, तो उस केस में हाफमान क्या होगा, प्रमुख होगा या मुख्य होगा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तो छोटे क्षारक हैं, जब छोटे क्षारक रहेंगे सेडजेफ ज्यादा बनता है, हाफमान कम बनता है। लेकिन इस बात को भी याद रखें आप कि अगर आपको बड़ा क्षारक दे दे, टर्शियरी ब्यूटाक्साइड इसका नाम होगा, तृतीयक ब्यूटाक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप है ना, तो वहां पे ऑक्साइड, इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, तो उस केस में कौन मेजर बनेगा, ये हाफमान ज्यादा बनेगा। इसकी बात करें, अच्छा देखो ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन दोनों सेम टाइप के हैं, एक निकाल लें आप लोग, कौन सी अभिक्रिया होगी पता है ना, हीटिंग कर रहे, ये होगी E2 अभिक्रिया, प्रबल क्षारक है, क्या बनाएंगे आप, यहां से निकाल दो, चलो CH2 मिल जाना है, CH CH3 ये मिल जाएगा। इसकी बात करें तो देखो ये अल्फा है, ये अल्फा कार्बन, ये दोनों बीटा है, ये CH3 ये CH2 होगा, डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के है ना। और आपको यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया भाई, प्रबल क्षारक है ना, एथॉक्साइड वगैरह प्रबल क्षारक है, तो यहाँ पे E2 अभिक्रिया लागू होगी, कार्बन नहीं बनना है, बस जहां अल्फा कार्बन है उसके बगल से अल्फा से Cl को निकाल लेना, बीटा से H को निकाल के दो प्रकार से प्रोडक्ट बनाएंगे, एक बार इसके भी डबल बॉन्ड, इसका एक बार इसके भी डबल बॉन्ड, तो एक बार ये डबल बॉन्ड मिलेंगे आपको, और प्लस कहाँ मिलेगा, एक बार इसके बीच मिलेगा, ये जान लीजिए आप लोग, ये वाला ज्यादा बनेगा, ये मेजर होगा, और ये क्या होगा, कम बनेगा, माइनर होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो देखो यहाँ भी नहीं बनना है कार्बोधान, यहाँ भी कार्बोधान नहीं बनना है, अगर आपने एल्कोहल लिया होता तो बनता कार्बोधान, केवल एल्कोहल लिया होता दुर्बल क्षारक, तो उस केस में बनता एल्को कार्बोधान बनता, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, E2 अभिक्रिया होगी, ये अल्फा कार्बन दोनों बीटा हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, तो चाहे एक ही प्रोडक्ट बनाना है, चाहे यहाँ से बीटा निकाले, चाहे यहाँ से बीटा एच निकालना है, बीटा नहीं बीटा एच, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, यहाँ लगा दिया आपने डबल बॉन्ड। इसकी बात करें तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, तो बीटा से निकाल दें आप, यहाँ से Cl को निकाल देंगे, एक डबल बॉन्ड ऐसा बना दिया, इसे डबल बॉन्ड कर दिया, इसके बीच क्या बना देना, डबल बॉन्ड, ऐसा कर लो, एक ही प्रोडक्ट मिलना है, इसके बीच डबल बॉन्ड मिल जाएगा। अगली बात देखिए, ये देखो ये भी E2 अभिक्रिया है, और बंद श्रृंखला वाले यौगिक है, बंद श्रृंखला वाले, तो मैंने बताया था ना, थोड़ा सा एंटी वाली बात याद होनी चाहिए कि ये एंटी एलिमिनेशन होता है, E2 अभिक्रिया में एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें आप लोग, यहाँ से Cl निकलेगा सॉलिड से, और बीच से क्या निकलना है, H, इसके भी डबल बॉन्ड बन जाना है, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएंगे आप। H को रख दें आप लोग, इसको ऐसे बना लो, H को चाहो तो रहने दो, इसको CH3 को भी रहने दें आप, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे ये देखो एल्कोहल है, एल्कोक्साइड नहीं, एल्कोहल, एल्कोक्साइड प्रबल होता है, ये दुर्बल है, ये दुर्बल है, यहाँ पे होगा E1 अभिक्रिया,
एल्कोहल की उपस्थिति में E1 अभिक्रिया होगी तो पहले बनेगा कार्बोधनायन। क्या बनेगा, पहले निकलेगा, क्या मिलेगा आपको, इस प्रकार से मिलेगा कार्बोधनायन, और ये रहेगा, देखो ये सेकेंड डिग्री का है, अगर ये प्लस यहाँ चला है थर्ड डिग्री का हो जाएगा, वो सेकेंड डिग्री का है, अगर वो प्लस इधर चलाएगा थर्ड डिग्री का हो जाएगा। शिफ्टिंग होगा, शिफ्टिंग किसका होगा, इस कार्बन के पास एच भी है, मीथिल भी है, अगर आप देखें तो मीथिल भी है और एच भी है, तो कौन शिफ्ट करने वाला, एच। एच लिख सकते हैं आप लोग 1,2H माइनस शिफ्ट, 1,2H माइनस शिफ्ट। क्या मिलेगा प्रोडक्ट आपको, प्रोडक्ट नहीं, पहले ये क्या मिलेगा, कार्बोधनायन, इस प्रकार से मिलेगा, और मीथिल भी है। अब देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, और ये भी क्या है, बीटा है। तो एक बार प्रोडक्ट इसके बीच मिलेगा और एक बार इसके बीच मिलेगा, ठीक है। तो शायद आपने इसको बनाया हो, तो एक बार प्रोडक्ट ये मिलेगा प्लस एक बार प्रोडक्ट ये वाला बाहर मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा, ये वाला ज्यादा बनेगा, ये वाला कम बनेगा, कम बनेगा, अब ये लगा देना है ना भाई। देखिए एक बार डबल बॉन्ड इसके बीच बना ना, इसके बीच, तो ये तो रहना है कार्बन, ये कार्बन रहना ही है। अगली बार क्या बनना है, इसकी बीच बना दें आप, ठीक है। तो ये ज्यादा बनेगा मेजर, और एक कम बनेगा माइनर होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो वही देखो H2SO4 है, एल्कोहल वाली बात है। तो अगर देखो ये एल्कोहलो भी E1 की बात हो रही है, एल्कोहल में H2SO4 H3PO4 होगा, तो कौन सा अभिक्रिया होता है, एल्कोहलो में E1 अभिक्रिया। तो ये आपकी E1 अभिक्रिया हो रही है, तो सबसे पहले क्या बनाना है, H2O निकाल के बनाना है कार्बोधनायन, इसको याद रखें आप, इतनी बातें रखें मन में। अब देखो ये आपका क्या है, ये फर्स्ट डिग्री का है, अगर ये प्लस यहाँ चला है, हाँ, तो अगर शिफ्टिंग किसका होगा, यहाँ एच बी होगा, ये दो मेथिल है कि एच बी होगा, तो एच यहाँ पे जाएगा, हाँ। तो आप लिख सकते हैं 1,2H माइनस शिफ्ट होगा, मैं सीधा बना दे रहा हूँ कार्बोधनायन, ये बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो देखो ये अल्फा होगा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तीनों बीटा सेम टाइप के हैं, आप देख लें तीनों बीटा सेम टाइप के हैं। देखो अगर ये इसको आप मानेंगे तो ये तीनों बीटा सेम है ना यार, ये भी CH3, ये भी CH3, वो भी CH3 हो जाएगा, जब यहाँ से H जाएगा तो CH3 हो जाएगा, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे आप, ठीक है। चाहे जहाँ डबल बॉन्ड एक स्थान पे कर सकते हैं, ऐसा बना लो, डबल बॉन्ड चाहे यहाँ करो चाहे जहाँ कर सकते, एक ही प्रोडक्ट मिलना ही। इसकी बात करें तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसको हटा के पहले बनाना है कार्बोधनायन, इस प्रकार से, आपको पता है यहाँ आना है, H माइनस शिफ्ट करना है, 1,2H माइनस शिफ्ट, तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग 1,2H माइनस शिफ्ट, चाहे लिख भी सकते हैं H माइनस शिफ्ट, यहाँ भी लिख सकते हैं आप लोग कि 1,2H माइनस शिफ्ट। जब शिफ्ट करेगा तो क्या मिलेगा आपको, प्लस यहाँ चला, प्लस यहाँ मिल जाएगा आपको, और ये मिलेगा। अब देखो देखो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये CH3, ये CH3, ये CH2 है, तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार डबल बॉन्ड जो है इसके बीच आने का चांस है, और एक बार इनको चाहे जहां बना दें, मान लो यहाँ आ जाए, ये वाला देखो ये ज्यादा बनेगा, ये मेजर होगा, और ये क्या होगा, कम बनेगा, माइनर होगा। इसको छापे फटाफट।